नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं भावी शिक्षकों, उपस्थित कार्यरत शिक्षक, सारे सम्मानित शिक्षक का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप आइए हमारी इस कक्षा में और कक्षा में जुड़ करके इस कक्षा का लाभ उठाइए साथियों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस कक्षा को लेकर के, और कक्षा में जो मेरे सवाल बनने वाले हैं उन सवालों की चर्चा हम करेंगे साथियों। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप हमें एक बार मैसेज करके जरूर आप बता दीजिए कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है साथियों तो आप हमें जरूर एक बार ये लिख करके बताएं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। फिर हम लोग अपनी बात को शुरुआत यहीं से कर देते हैं साथियों। और आइए चलते हैं, हम लोग आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। और शुरुआत जो हमारी कक्षा है साथियों, वो जहां तक कल हमारी जो कक्षा चली थी उसी के बाद के सवाल हमारे सामने होंगे और जवाब भी, सवाल भी। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और हमसे जुड़ने वाले छात्र हैं रीना जी हैं और लोग जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सुप्रभात गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभातम। हाँ जी जी ठीक है, चलिए आवाज हमारी बिल्कुल क्लियर जा रही साथियों। तो आप आइए, हम लोग टेट की वो शुभ घड़ी आ चुकी है। फॉर्म भरने की तिथि जो थी 27 तारीख, आज वो 27 मार्च है और आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं आज से। साथियों बड़े सावधानी के साथ आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद तभी आप माने जाएंगे कि आप शिक्षक बनने के रास्ते पे आप चल चुके हैं साथियों, क्योंकि फॉर्म पहले सही सही भरना बहुत जरूरी है। ये देखिए हमारी कक्षा है संस्कृत की, और संस्कृत का जो हमारी आज 20वीं कक्षा है सारी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी साथियों। आप वहां जाकर के हमें सर्च करें और देखिए साथियों, हमारी संस्था के द्वारा हैप्पी नवरात्रि जो है हैप्पी नवमी की आपको जो है रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई हैं हमारे इस अकेडमी की तरफ से। और हैप्पी रामनवमी और सारी चीजें बाकी लिखी हुई हैं आपको टीचर्स अकादमी परिवार की तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही साथियों। और कुछ भारी छूट आपको दिया गया रामनवमी के इस पावन पर्व पे। आपको 999 रुपए की ये जो कोर्स आपका है, आपको 999 रुपए के सभी कोर्सों पर भारी छूट दी गई साथियों। तो आप आइए, जुड़िए हमारी संस्था से, और जो है भारी छूट के साथ और प्रैक्टिस सेट, टेस्ट और टेस्ट सीरीज इत्यादि के लिए 499 रुपए का ऑफर आपको मिल रहा है साथियों। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथी, आप इस का आप अवलोकन करें, एक बार इसको पढ़ लें, आप जान पाए कि रामनवमी के उपलक्ष्य पे हमारी संस्था द्वारा आपको 999 पे कुछ कोर्सेज दे रही है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी में, जीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी, एमवीएस, केवीएस, ये सब आपको 999 पर एक सभी कोर्सेज भारी छूट पर आपको 999 रुपए पे आपको मिल रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज इत्यादि को 499 पे साथियों। तो आगे की बात करते हैं हम लोग, ये आपको छूट मिल रही है भारी भरकम, आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं साथियों। देखिए हमारी टीम है यूपी टेट 2026 को लेकर के जो आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी कक्षाएं आपको हमारे शिक्षकों द्वारा दी जाएगी साथियों। पहली कक्षा आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, हमारे 8 बजे के आपको सीडीपी मिलेगी, 9 बजे आपको हिंदी मिलेगी जो भी आप कक्षा लिए हैं, 10 बजे देखिए हम आपको मिल रहे हैं, 10 बजे हमारी कक्षा संस्कृत की है, 11 बजे मैथ की है, और 11 बजे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की भी है, आप चाहे तो ले सकते हैं साथियों। और 12 बजे आपको जो कक्षा ईवीएस की है। सारी कक्षाएं बिल्कुल क्रमवार आपको साथियों मिलेंगी। आप हमारी संस्था से जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं साथियों। आइए हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं, जहां तक हमारे सवाल कल साथियों हमारे सवाल थे, और उन्हीं सवालों को हम लेकर के आप आज आगे बढ़ेंगे साथियों। तो हमारे जो सवाल कल हुए थे, वो सवाल जो है वो सवाल नंबर 11 था। वो हम लोगों ने सवाल जो किए थे, वो सवाल नंबर जो था वो, हाँ ये सवाल हम लोगों ने कल कर लिए थे कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन क्या है। जो दृश्य और श्रव्य जो साधन हमारे हैं उनका प्रयोजन क्या है साथियों, ये कल आपसे पूछा गया था कि दृश्य और श्रव्य का जो प्रयोजन हमारा है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया था साथियों कल। और इसका जवाब इसका माकूल जवाब आपने दिया था। और तो आइए साथियों, इस सवाल को हम लोगों ने कल देख ही लिया था, और इस सवाल के बाद अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, हमारे साथी भी जुड़ चुके हैं साथियों। आइए हम लोग अपने सवाल को करते हैं, सवाल के बाद फिर हम लोग जवाब की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जो दृश्य और श्रव्य खास कल पूछा था, दृश्य और श्रव्य जो साधन हमारे हैं वो साथियों निम्न में कौन सा है। वो बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना इनका उद्देश्य था। कल हम लोगों ने इस सवाल का जवाब यही पाया था हम लोगों ने, और इसका जवाब यही, माकूल जवाब यही था, सटीक जवाब यही था साथियों ने हमें जवाब दिया है, रीना श्रीवास्तव जी ने दिया है। हमारे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारी कक्षा को देखिए, हमारी कक्षा आज भी टीचर्स अकादमी साथियों लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो कक्षा है वो जा रही है टीजीटी, पीजीटी अकेडमी
वाले प्लेटफॉर्म से जा रही है, तो साथियों एक काम करिए, आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए और उनको ये बताने का जरूर प्रयास कर लीजिएगा कि जो हमारी कक्षाएं हैं बहुत दिनों तक नहीं, बस कुछ दिनों तक, और हमारी जो टेक्निकल टीम लगी हुई है, भाई फॉल्ट बड़ा है तो थोड़ा समय लगेगा, हमारा चैनल पुनः वापस आएगा, फिर हम उसी पे आएंगे। साथियों संस्कृत में भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस के लिए या फ्यूचर के लिए किस लकार का प्रयोग होता है, किस लकार का प्रयोग हम भविष्य काल के लिए करते हैं? लट लकार का करते हैं कि लोट लकार का करते हैं कि लिट लकार का करते हैं, लंग लकार का करते हैं? साथियों यही आपसे बार बार पूछा जाता है। बाकी लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो थोड़ा कठिन है, और वो जो ऊंची कक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या फिर बड़ी कक्षाओं की जो परीक्षाएं होती है उनमें ये सब सवाल आपके सामने आते हैं। आज से जो 5 लगा रही है, लट, लोट, लंग, लिट और बिजली, इन्हीं 5 से पूछे जाएंगे। इन्हीं 5 का केवल आप अर्थ जानते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा, ये विश्वास मानिए। साथियों बात क्या यहाँ पे है, भविष्य काल के लिए किसका होता है उत्तर? देखिए हमको मिलना शुरू हो गया है, हमें उत्तर देने वाले हैं जो छात्र रीना जी हैं। रीना जी ने दिया 12वीं का लिट लकार, बिल्कुल सटीक उत्तर इन्होंने हमको दे दिया है, ये सटीक उत्तर हमें मिल चुका है। लेकिन बाकी का क्या होगा भाई? लट लकार कहाँ प्रयोग होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। लोट लकार कहाँ प्रयोग होता है? देखिए साथियों लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? ये भविष्य काल के लिए तो आपका लिट हो गया ना, भविष्य काल के लिए। अब वर्तमान काल में इसका प्रयोग होता है। अगर यहाँ पूछ लेता वर्तमान काल के लिए किस लकार का प्रयोग होगा, यहाँ होता वर्तमान काल, तो आपको लट लकार मानना पड़ता है। यानी लट लकार किसके लिए है? वर्तमान काल के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, वर्तमान काल में प्रयोग होता है, वर्तमान काल में प्रयोग होता है। किसमें साथियों? वर्तमान काल में। और ये लिट लकार भविष्य काल में। अच्छा लोट लकार किसमें होता है साथियों? अब लोट लकार की बात आती है आज्ञा अर्थ में। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, पठतु तुम पढ़ो, तो गच्छतु तुम जाओ, ठीक है, वह जाए, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, पठत पठताम पठन्तु, मतलब यहाँ आज्ञा अर्थ देने वाली बात रहेगी साथियों। लोट लकार में क्या होता है? आज्ञा अर्थ देना होता है, मतलब ये लोट लकार वहां प्रयोग होगा जहां पे कोई ऑर्डर देना हो। ठीक है, आज्ञार्थक। अब आज्ञार्थक लिखने के बाद आपको लगता है आज्ञार्थक क्या है? मतलब जहां आज्ञा अर्थ दी जाए, आज्ञार्थक आज्ञार्थक में प्रयोग होता है। अब आप लग रहा हो आज्ञार्थक क्या है? जहां पे आज्ञा दी जाए। अब कोष्ठक में ही लिख दे रहा हूं जहां पर आज्ञा वाला भाग, जहां पर आज्ञा या ऑर्डर, आज्ञा या अंग्रेजी में उसको ऑर्डर नहीं कहते हैं, ऑर्डर। आप किसी को ऑर्डर नहीं देते हैं, जाओ पानी लेके आओ, ठीक है, तो गच्छत गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ तुम गच्छ, तुम जाओ, तुम आओ, आओ जाओ, ये सब क्या है? ऑर्डर देना होता है। आपको जाना चाहिए, चाहिए का अर्थ अलग हो गया, लेकिन तुम जाओ यानी ऑर्डर दे रहे हैं आप। तुम गच्छ तुम जाओ, तो आपको जहां पे आदेशात्मक बात करनी हो। कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए साथियों, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। आइए, तो जहां पर आज्ञा देना हो वहां पे क्या प्रयोग होता है? जहां पे समझिए ऑर्डर वाली जहां बात रहेगी, वो जहां ऑर्डर वहां लोट। ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ा आदमी ऑर्डर दे दे, बहुत बड़ा आदमी अभी आपको थाना अध्यक्ष दे दे, डीएम साहब दे दे, तो आप लौट ही जाते हैं। लौटना मतलब डर जाना। लोट लकार आज्ञार्थक में क्या प्रयोग होगा साथियों? लोट लकार। लिट लकार आप जानी गए भविष्य काल, ये किसके लिए होता है? लिट लकार भविष्य काल के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, भविष्य काल, जिसको आप फ्यूचर टेंस नहीं कहते हैं, ये भविष्य काल के लिए हो गया भाई। कौन सा? ये वाला। और लंग लकार की बात कर दिया। लंग लकार क्या होता है? अनद्यतन, अद्यतन नहीं, आज का नहीं, अनद्यतन काल के लिए। यही यही आपसे पूछेगा, अनद्यतन, यही सवाल रहेगा, अनद्यतन, अनद्यतन काल के लिए प्रयोग होगा। ये सवाल साथियों याद कर लीजिएगा। लंग लकार कहाँ प्रयोग होगा? अनद्यतन। यहां सवाल पूछ लेता संस्कृत में अनद्यतन काल के लिए किस लकार का प्रयोग होगा, तो आपको डी मारना होगा। पूछ देगा भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग होगा, तो आपको लिट आप मार के ऑलरेडी बैठे हैं। पूछ लेगा आज्ञार्थक के लिए, जहां पर आज्ञा दे रही हो, या आज्ञार्थक काल के लिए किसका किस लकार का प्रयोग होगा, तो आप लोट लकार मार देंगे। और पूछ लेगा वर्तमान काल, बस ये इसी को हटा दीजिए, वर्तमान काल के लिए किसका प्रयोग होगा, तो आप क्या मारेंगे? लट लकार। देखिए लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार अनद्यतन काल। ठीक है, तो अनद्यतन की बात कर रहे हैं साथियों, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे।
तो आपके काम आएगा। ठीक है, अच्छा आपको लगा होगा, हमें जहां तक लग रहा है साथियों, हम आपको इसका पीडीएफ देंगे, हमारी कक्षाओं में आप जुड़िए तो निश्चित तौर पर हम आपको इसका ये जो भी 4-5 लकार हैं, जो खास करके लकार तो ऐसे 10 होते हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं आपको। लकार कितने होते हैं साथियों? लकार, जैसे आपसे पूछेगा, कभी सवाल पूछा जाएगा लकार कितने हैं, लकार कितने हैं, मान लिया आपसे सवाल पूछ लिया, ये बड़े कठिन सवाल है, ये लकार कितने हैं, ये आपसे मान लिया पूछ लिया लकार कितने हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा 5, एक ऑप्शन बी ऑप्शन दिया रहेगा 3, मतलब हाँ उसमें लिख दिए, हाँ मान लीजिए आपसे दे दिया वो, ये भी मिटा दीजिए, हाँ ए ऑप्शन दे दिया आपसे, ए ऑप्शन दे दिया आपको 3, बी ऑप्शन दे दिया आपको 4, सी ऑप्शन दे दिया आपको 5 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 6। अब बताइए क्या मारेंगे आप? लकार, लकार नहीं 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 6 नहीं, इसके बाद दे देगा 5 के बाद सीधे दे देगा 10। अब क्या मारेंगे आप? 10, ठीक है 10 दे दिया, क्या मारेंगे अब आप? 4 विकल्प आपके सामने हो गया। तो लकार कर मारना होगा साथियों। लकार कर पूछेगा आपसे लकारों की संख्या कितनी है, तो लकारों की संख्या कितनी है? 10 है साथियों। कितना है? 10। लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। सवाल आपसे कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपसे जो पूछे जाने वाले लकार हैं, मैंने आपको बताया आपसे 5 ही लकार पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 5 लकार से ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, अगर दावे के साथ कह रहा हूं तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ये 5 लकार आप जाके रटिएगा, लट लकार, लोट लकार, ठीक है, लिट लकार, लग लकार और विधिलिंग। 5 लकार आपको याद करने हैं, 5 में से आपको सवाल मिल जाएंगे, इतना मेरा विश्वास है। सवाल नंबर 13 साथियों, कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कौन सा अलंकार ज्यादा प्रयोग करते हैं, किस अलंकार के ज्यादा प्रयोग है। जैसे आपसे कभी कोई पूछ दे कि फला टीचर सर्वाधिक क्या पहनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक आपको जरूर मिला होगा, जो ऐसे शिक्षक आपको मिले होंगे जो परमानेंट कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं या परमानेंट सफारी सूट पहनने वाले हैं। इसमें सवाल ये साथी पूछा जा रहा है कि कालिदास किस अलंकार का, जैसे कालिदास ने कई अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन एक कोई अलंकार ऐसा है, अलंकार माने यहाँ कपड़ा पहनने वाला अलंकार नहीं, वो उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, ये जो अलंकार है उनकी बात की जा रही है। कौन सा अलंकार का प्रयोग इन्होंने इनके लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा कालिदास से भारवेरर्थ गौरवम आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा उपमा के लिए कौन है, उपमा के लिए साथी उसको लिख लीजिए, उपमा अलंकार के लिए कालिदास। कालिदास का सबसे प्रसिद्ध अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार साथी ना, ये कालिदास का उपमा अलंकार कालिदास। अर्थ गौरव आपसे अगर कठिन सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा, अर्थ गौरव किसके लिए है? अर्थ गौरव ये महाकवि भारवी के लिए। ये 2 बातें आप याद रखिएगा साथियों। उपमा अलंकार, उपमा के लिए कौन जाना जाता है? उपमा के लिए कौन जाना जाता है? कालिदास। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है? भारवी जाने जाते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आपसे तो केवल पूछा आपसे साथियों कि कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा इनका है, ये उपमा का बहुत प्रयोग करते हैं। उपमा कालिदास से भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संत्रयो गुणा है। दंडिनः पदलालित्य, दंडी किसके लिए साथियों है? और अगर कठिन पूछ लेगा तो पदलालित्य किसके लिए है? पद का लालित्य, पद लालित्य, ये लिख लीजिएगा। पदलालित्य साथियों किसके लिए है? पदलालित्य। अब पदलालित्य किसके लिए साथियों है? हाँ, ये आचार दंडी के लिए ना। पदलालित्य किसकी है? दंडी का बहुत फेमस है। दंडिनः पदलालित्यम माघे संत्रयो गुणा, और एक माघ, महाकवि माघ है, उनमें सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब ये इस सब का हिट है ये। अर्थ गौरव का इन्होंने अपने जो इनकी जो रचनाएं हैं महाकवि भारवी की, इनकी भारवी की रचनाओं में अर्थ गौरव बहुत मिलता है। अब आप समझ रहे हैं अर्थ गौरव क्या होता है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे साथियों, ठीक है।
इस कह रहे हैं बलराम जी कह रहे हैं कि सर ये फर्स्ट का चल रहा है या सेकंड, नहीं नहीं साथी बलराम जी देखिए ये 1 से लेकर 5वीं तक का चल रहा है, ये 5वीं तक का चल रहा है। हाँ तो ये 5वीं तक का ही चल रहा है, 1 से लेकर 5वीं तक का अभी जूनियर के शुरू होने वाला है साथियों। तो पतलालित्य है, तो पतलालित्य किसका है? दंडी का है। अर्थगौरव किसका है? भारवी का है। और उपमा किसका है? ये कालिदास का है। मतलब ये इनके कविताओं में, इनकी रचनाओं में ये सब मिलता है। उपमा का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं कालिदास, अर्थगौरव का प्रयोग करते हैं भारवी, और पतलालित्य का जो है इनके इनके जो रचनाओं में पतलालित्य मिलता है वो है दंडी। सारी बातों को आप जानते रहिए साथियों, आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए हमसे जुड़ने वाले छात्रों का हम स्वागत करेंगे। संस्कृत दिवस मनाया जाता है, आप बताइए। अब टेट का कोई छात्र जो साइंस बैकग्राउंड का है, जो एग्रीकल्चर का है, जो डीएलएड किया है, जो कायदे संस्कृत नहीं पढ़ा है, उसके लिए सवाल सोचिए कितना कठिन सवाल हो जाएगा। संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब संस्कृत दिवस के साथ साथ क्या आपको तैयार करना है? हिंदी दिवस आप जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। संस्कृत, अब ये आप सवाल बनाइए खुद, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और गणित दिवस कब मनाया जाता है, चार एक साथ सारी चीजें लिखिए। गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। और जाइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे सवाल आपके लिए हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 जाकर के अभी आप नोट डाउन करिए, गूगल पे जाकर सर्च करके सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। सारी बातें एक जगह कॉपी पे लिख लीजिएगा साथियों। ये बताने का मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको जानना बहुत जरूरी साथियों है। ये देखिए, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये साथियों पांचों सवाल आप जाकर रखिए। हिंदी दिवस, संस्कृत दिवस, गणित दिवस, विज्ञान दिवस, पर्यावरण दिवस, ये दिवस जाकर के आप याद कर लीजिएगा। एक सवाल जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है, निश्चित तौर पे आपके लिए फायदेमंद होगा साथियों। कहने का मतलब है कि अब सवाल संस्कृत दिवस पूछ दिया, डेट नहीं पूछा बल्कि दिन पूछा है। इसमें दिन, आप में दिन नहीं, इसमें संस्कृत दिवस में केवल दिन दिया है, बाकी में आपको डेट मिलेगी साथियों, बाकी डेट मिलेगी, सब में डेट, बाकी में तारीख मिलेगी, फला दिवस इसमें 5 जून, 22 सितंबर, 21 सितंबर इस तरह मिलेगी। लेकिन आपको गणित जो संस्कृत में मिल रही साथियों, ये कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावणी पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को, माघी पूर्णिमा को, तो बी विकल्प साथियों है हमारी संस्कृत से सा देखिए, संस्कृत और श्रावणी, संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा को साथियों मनाई जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल, ये आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों। ये श्रावणी पूर्णिमा को ये मनाया जाता है साथियों। एक खास बात यहाँ पे और दिन है, श्रावणी पूर्णिमा की खास बात क्या होती है, इसी दिन साथियों, इसी दिन क्या होता है, ये सावन का महीना होता है, इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, इसी दिन रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। मतलब यानी रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है संस्कृत दिवस। एक बात ध्यान रखिएगा, दो दिवस एक साथ मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन और खास बात क्या है दूसरा, संस्कृत दिवस, दोनों साथियों एक ही दिन मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते तो आप जान लीजिए। हाँ, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा आप सुनते होंगे। रक्षाबंधन साथियों बड़ा भाव ये क्षण होता है और बहुत सुंदर भी होता है, एक भाई और एक बहन के बीच के जो रिश्ते हैं उसके लिए। तो उसी दिन साथियों, जिस दिन हमारे यहाँ राखी होती है, रक्षाबंधन होता है, उसी दिन हमारे यहाँ श्रावणी, वो दिन, ये भी ध्यान रखिए, रक्षाबंधन का दिन हमेशा ध्यान रखिएगा, श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा साथियों। क्या होता है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। एक ही बात को, एक ही विषय में आप 2-3 बातों को जानिए साथियों। रक्षाबंधन के दिन ये दिवस मनाया जाता है और प्रथम बार संस्कृत दिवस कब मनाया गया था साथियों, ये प्रथम बार 1969 में मनाया गया था। संस्कृत दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था साथियों, अगर पूछा गया तो 1969 यानी 1969 में प्रथम बार मनाया गया था, यानी प्रथम बार मनाया गया। ये बात
जानते रहिए साथियों, प्रथम बार मनाया गया था। कब मनाया गया? 1969 में। तो जिस दिन श्रावणी पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन रहता है। ठीक है साथियों, राखी रक्षाबंधन रहता है और उसी दिन क्या रहता है? संस्कृत दिवस भी रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, ये आपका विषय है, इस विषय को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखते हैं, पुराणों की संख्या क्या है? पुराण कितने साथियों है? 4 है, 18 है, 24 है, 17 है। ये तो सवाल ठीक है। फिर भी इसमें कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या लिखा होता है पुराणों में। पुराण तो 18 है, ठीक है। पुराणों कितना साथियों है? 4, 18, 24, 17, 18 पुराण है। पुराण कितने साथियों हैं? पुराण 18 हैं। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या क्या साथियों है? 18। कितनी साथियों है? 18 है। इसमें क्या लिखा हुआ है पुराणों में? पुराणों का विषय क्या है? इसका विषय साथियों क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भाई पुराण हम लोग पढ़ते नहीं, लोग कहते भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, ये पुराण पढ़ रहे हैं, वो पुराण पढ़ रहे हैं। उस पुराण में होता क्या है ये बात साथियों है। इसमें है पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म। क्या उसमें साथियों होता है? विषय इसका क्या होता है? पाप, ठीक है, पुण्य, कर्म, अकर्म, ठीक है, धर्म, ठीक है। हाँ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक है। पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म, धर्म, अधर्म, यही इसका विषय साथियों है। पाप और पुण्य, कर्म और अकर्म, इन्हीं सब विषयों की चर्चा इसमें होती है। किसमें? हमारे नहीं लोग कहते हैं कि थोड़ा पुराणों का अध्ययन करिए, गरुड़ पुराण पढ़िए। तो पढ़ने का साथियों उद्देश्य ये होता है, उसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मतलब कौन सा चीज आपके लिए उचित है, कौन चीज आपके लिए अनुचित है, ये सारी बातें आपको। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि आप पुराणों का अध्ययन करिए, महाभारत का अध्ययन करिए और रामायण का अध्ययन करिए, रामचरितमानस का अध्ययन करिए। इन सबसे आपको इन्हीं सब विषयों का ज्ञान होता है। पाप, पुण्य, कर्म, अकर्म, पुराणों में क्या लिखा हुआ है साथियों? यही सब लिखा है। पाप, पुण्य, क्या करेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, कौन सा कर्म है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सारी बातें आपको उसी में मिलेंगी साथियों। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो 18 पुराण हो गया। हल संधि किसे कहते हैं? एक आपको पूछ लिया तो सवाल, हल संधि क्या है? हल संधि के बारे में आपसे को चर्चा कर रहे हैं। हल संधि क्या है भाई, आपसे पूछ लिया गया। हल संधि क्या है? स्वर संधि को कहते हैं, व्यंजन संधि को कहते हैं, विसर्ग संधि को कहते हैं, मुख संधि को कहते हैं। साथियों आप पढ़े होंगे निश्चित, आप ये निश्चित रूप से स्पष्ट होगा कि साथियों स्वर और व्यंजन, स्वर हम लोग जो 14 माहेश्वर सूत्र हमारा है, कितना साथियों है? 14 माहेश्वर सूत्र है ना। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से चाहे 14 क्या साथियों हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये सूत्र शैली में लिखा हुआ है। जैसे आप सूत्र नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, कुछ गणित का सूत्र है, फिजिक्स का सूत्र है, केमिस्ट्री का सूत्र है, तो साथियों वैसे ही ये हमारे क्या है? माहेश्वर सूत्र हैं। ये सूत्र है, ये सूत्र शैली में लिखा हुआ है। सूत्र कैसे लिखे होते हैं? आयुण है, ऋलिक है, योंग है, अयुच, हयवरक, लड़यम, गणनम, जभय, गडदस, जब गडदस। देखिए साथी क्या है? आयुण ऋलिक, आ, ई, उ, ड़, ठीक, आयुण री, आयुण ऋलिक, एवोंग, औच, बस यहीं तक साथियों क्या है? यहीं तक आपके सारे स्वर हैं। क्या है? संपूर्ण स्वर यहीं तक गिने जाते हैं। कहां तक? संपूर्ण स्वरों की गणना यहीं तक होती है। यानी वॉवेल्स आपके जो है ना, ये वॉवेल्स आपके यही है, यानी स्वर। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा होगा ना, तो जो वॉवेल्स हैं वो यही से हैं आपके साथियों, ये इतने आपके मिलते हैं। और इसके बाद देखिए ये सब क्या है? ये आप ये जो भी लिखा हुआ है, आखिरी वर्ण जो होता है ये संज्ञक होता है, तो आप इसको काट देंगे। काटना मतलब यहां से आप इसको मिटा दीजिए। ऐसे देखिए कितने वर्ण बचे, आप जोड़िए भाई। 3, 2 5, 2 7, 2 9। स्वरों की संख्या क्या साथियों है? बराबर क्या हो गया? 9। आखिरी वर्ण जो होता है वही संज्ञक होता है, उसकी गणना नहीं की जाती। जब उसकी गणना हम नहीं करते हैं तो साथियों क्या हो जाएगा? ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वर कितने हो गए हमारे? संपूर्ण स्वर, स्वर हमारे 9 हो गए। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर इतने भर हैं, आयु ऋलिक, बस 5। यानी ये मूल स्वर है, आ, ई, उ, री। ये क्या है साथियों? ये मूल स्वर है। क्या है? ये मूल स्वर है। और
ये सारे जब मिला लेंगे ऐसे, ये संपूर्ण स्वर है। क्या है? संपूर्ण स्वर कहते हैं इसको। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, ये क्या है? संपूर्ण स्वर। टोटल वॉवेल से ही है, मतलब यहां से लेकर अगर यहां तक जोड़ेंगे संपूर्ण हो जाएगा, और केवल इतना भर जोड़ेंगे ये मूल स्वर हो जाएगा। मूल स्वर 5 हैं। मूल स्वर कितने साथियों हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 है। ये आप जान गए एक बात। दूसरी बात जानना बहुत जरूरी है यहां तक कि हर संधि किसे कहते हैं। हर का मतलब ये होता है एवं यौच, जो हयवरट के हा से लेके हयवरट के हा से लेकर के यहां से और हल के ला तक, ठीक है। हयवरट लाड़िया नाम जबाय गर्दस जब गर्दस खप छटक चटतो कपाय सकसर हल, वहां का जो ला है वहां तक जो साथियों ला होता है, यही हमारा हल संधि है। इसी में सारे हमारे सारे व्यंजन वर्ण आते हैं साथियों। हल संधि को हम क्या कह सकते हैं? जो भी व्यंजन है, यानी स्वर तो यहीं तक निकल गया, ये बताने का उद्देश्य हमारा। अयुण रिली के योंग औच, औच जो 5वां सूत्र है वहीं तक जाकर के स्वर अपने आप, स्वर की सीमा वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है हयवरट, ठीक है। छठा हयवरट लड़ यमगणनम जब है गढ़दस जब गढ़दस कब छटत चटता कपाय ससर हल, हल के ला तक। हयवरट के हा से हल के ला तक जो भी वर्ण है वो क्या साथियों? वो व्यंजन है, ठीक है। हयवरट आप मतलब वो कह सकते हैं आयुड रिलिक योंग एउच, यानी 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र के बीच में जो भी वर्ण है वो सारे क्या है? वो व्यंजन है साथियों। देखिए वो व्यंजन वर्ण है। हयवरट लड़यम गणनम झबाय गर्दस जब गर्दस खपचरत चटो कपाई सशर हल, वो सारी चीजें आपको हमने बताई भी है। आपको अच्छे से हम लोग सिद्धांत की क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग साथियों हल संधि को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि भी कहते हैं, यानी इसमें व्यंजन और व्यंजन का जोड़ होता है, इसको व्यंजन संधि भी साथियों क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। अगला सवाल आइए, अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? अब आपसे पूछ दिया रचनाकार, और रचनाकार के नाम देख रहा हूं साथियों, हर साल 2-3 सवाल आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 2-3 सवाल मिल रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित क्या लिखते हैं साथियों? भट्टोजी दीक्षित क्या लिखते हैं? सिद्धांत कौमुदी। आप जाके लिख लीजिए अपने कॉपी में, आपके काम आएगा साथियों। सिद्धांत कौमुदी का आपसे पूछेगा कि ये सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है, तो भट्टोजी दीक्षित ने साथियों क्या लिखा आपको? भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखा है वो सिद्धांत कौमुदी लिखा है। और क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा, और इन्होंने क्या लिखा है? शब्द कौस्तुभ। क्या लिखा इन्होंने? शब्द कौस्तुभ। ये सब याद रखिएगा, शब्द कौस्तुभ है। और तीसरी रचना ये लिखते हैं प्रौढ़ मनोरमा। क्या लिखते हैं साथियों? प्रौढ़ है मनोरमा। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों रचना किसकी साथियों है? भट्टोजी दीक्षित की रचना है तीनों, ठीक है। तो पहला विकल्प तो नहीं हुआ भाई। पहला विकल्प क्या हो गया? पहला विकल्प नहीं मिला, यानी अष्टाध्यायी नहीं। अष्टाध्यायी किसने लिखा साथियों? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ये आप बहुत जरूरी जो है ये पुस्तक है। पाणिनि यही व्याकरण का हमारा आधार है, यही नींव है। जो भी हम पढ़ते हैं काखा गाघा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, संधि समास कारक प्रत्यय, जो कुछ भी पढ़ते हैं सब साथियों यहीं से लिया गया है। यही हमारा क्या है? यही हमारा स्रोत है, यही हमारा रिसोर्स है, ठीक है। आप साथियों क्या करना है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमें जरूर कमेंट करें, बताएं कि हमारी कक्षा कैसी लग रही है आपको। श्याम पांडे जी हैं, पूनम यादव जी हैं, बलराम जी हैं, कृष्ण जी है, रीना श्रीवास्तव जी, सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के साथ साथ साथी ये करिए आप, श्याम पांडे जी, पूनम जी, आप लोग हमारी इस कक्षा को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और ये इसलिए शेयर करिए क्योंकि अब टीजीटी पीजीटी में हमारी कुछ दिनों से कक्षाएं चल रही हैं, क्योंकि टीचर्स अकादमी हमारी थोड़ा व्यवधान में है। जैसे हमारा चैनल वापस आता है हम फिर उसी में मिलेंगे साथी। तो आइए, पाणिनि का क्या हो गया? ये अष्टाध्यायी हो गया, ऊपर आपने देखा ही अष्टाध्यायी। तो खैर यहाँ पे अभी नहीं, अभी हम दूसरे जो राइटर हैं इनकी चर्चा कर लें। ये महर्षि कात्यायन मिलते हैं। कात्यायन का भी एक, कात्यायन की खास बात क्या है? कात्यायन जी क्या लिखते हैं, ये बात पूछी जा रही है। कात्यायन का एक नाम और मिलता है साथियों, क्या मिलता है? कात्यायन का एक नाम क्या है? कात्यायन वर्सेस, हाँ आब्लिक इनको कर सकते हैं साथियों। कात्यायन को क्या कहा गया है? वररुच भी कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों इनको? वररुचि भी इनका एक नाम है, वररुचि। इनका एक और नाम है क्या? वररुचि इनका नाम है साथियों। इनका नाम कात्यायन भी इन्हीं का नाम है, वररुचि भी इन्हीं का नाम है। ये दोनों लोग क्या लिखते हैं साथियों? आइए इनकी पुस्तक का नाम हम बताते हैं आपको। कात्यायन ने साथियों क्या लिखा है? कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। अष्टाध्यायी पे क्या इन्होंने लिखा है?
वार्तिक लिखा है। क्या लिखा है? वार्तिक। वा हाँ, इन्होंने साथियों क्या लिखा है? कात्यायन ने क्या लिखा है साथियों? वार्तिक लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक। ये सब आप लिख लीजिएगा, कात्यायन की वार्तिक। और वार्तिक किस पे लिखा है इन्होंने? अष्टाध्यायी पे। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, अब अष्टाध्यायी में जैसे जो पाणिनि महाराज से कुछ छूटा हुआ था, इन्होंने वार्तिक के जरिए उसको भर डाला। लो भैया, ये वार्तिक से हम इसको आपको बताते हैं कि इसमें वार्तिक कौन सी है, कैसी है, कितनी है, सारी बातें। ठीक है, तो ये हो गया। इनकी रचना क्या हो गई साथियों? वार्तिक हो गई। इन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक। वार्तिक इन्होंने लिख दिया भाई। किन्होंने? कात्यायन की वार्तिक है। पाणिनि की क्या है साथियों? पाणिनि की अष्टाध्यायी आपने पढ़ाई है। पाणिनि का क्या है? पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ये भी मैं यही लिख दे रहा हूं एक बार। पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टा। इन्होंने क्या लिखा साथियों? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कितने अध्यायों साथियों है? 8 अध्यायों में। नाम है उसका अष्टा है, तो 8 अध्यायों में है ये। कितने अध्याय में साथियों? 8 अध्यायों में। एक बात ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी कितने अध्याय में है? 8 अध्याय में है। वरदराज जो आप पढ़ते हैं साथियों, वरदराज क्या है? ये वरदराज के बारे में आपसे पूछ लेगा कि वरदराज कौन है। वरदराज की साथियों एक रचना मिलती हमें है, जिसको हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। जो हमारे सारे पाठ्यक्रम में है, हमारे सिलेबस में है, इन्हीं की हम लोग पढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है साथियों? लघु सिद्धांत कौमुदी। सारी किताबें आप लिख लीजिएगा। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। तो कात्यायन वररुचि की क्या है? वार्तिक है। भट्टोजी दीक्षित की 3 रचनाएं हैं, सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा। ये तीनों रचनाएं उनकी हो गई। ठीक है साथियों, आगे क्या है? वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखा, और मध्य सिद्धांत कौमुदी उन्होंने एक रचना लघु सिद्धांत, दूसरा उन्होंने क्या लिखा? मध्य सिद्धांत। ये लिख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर सवाल यहां से कहीं बनेगा तो इससे मध्य सिद्धांत कौमुदी, यही सवाल। वरदराज की 2 रचनाएं, लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, और कात्यायन की रचना है साथियों वार्तिक। और इनकी 3 रचनाएं हैं। एक सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की। देखिए मैंने एरो बता दिया, भाला लगा लगा के आपको हमने बता दिया है। अपनी कॉपी पे आप इसको उतार लीजिएगा, आपके साथियों काम आएगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, सचिन कुमार जी जुड़े हुए हैं, पूनम जी हैं, श्याम नारायण जी हैं, बलराम जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, रीना जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। सबका बहुत धन्यवाद। सारे लोग हमसे जुड़े रहे और लगातार सवाल का जवाब आप देते रहे। नहीं देंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं साथियों। एक सवाल आपसे बार बार पूछता है, त्रिमुनि। आपको मैंने यह चर्चा कर दी साथियों, त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि का मतलब हो गया, अरे जो मुनि नहीं होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं, जिनको ज्ञान होता है, ईश्वरीय शक्ति जिनको मिलती है। मुनि मतलब ये त्रिमुनि माने 3 मुनि। त्रि माने 3, और मुनि माने मुनि। अरे जो साधु मुनि होते नहीं होते, जो जंगलों में छप्पर बना के रहने वाले, जो आप देखते हो किताबों में, पुरानी किताबों में लिखा रहता है ऋषि मुनि, वही त्रिमुनि किसे कहा गया है? ये अक्सर बार बार सवाल पूछा जाता है साथियों। ये त्रिमुनि के बारे में पूछा गया है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 लोग साथियों है त्रिमुनि में आते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कौन कौन है साथियों? पाणिनि महाराज है। पाणिनि, इसको लिख लीजिए, त्रिमुनि कौन कौन है? पाणिनि पहले हो गए, दूसरे हो गए कात्यायन। कात्यायन का ही एक नाम क्या साथियों है? कात्यायन का ही एक नाम क्या है? वररुचि। वररुचि, इनको वररुचि भी कहते हैं। ठीक है, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। बाबा रामदेव वाला नहीं, आजकल देखिए पतंजलि का ब्रांड मिल रहा है, पतंजलि। तो आपका हो गया पाणिनि, दूसरे हो गए कात्यायन, तीसरे हो गए पतंजलि। इन्हीं को क्या कहते हैं साथियों? त्रिमुनि कहा गया है। इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम क्या है साथियों? ये भी इसी बात पे देख लेते हैं। ये देखिए पाणिनि की साथियों क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में साथियों है? 8 अध्याय में है। कितने में है? 8 अध्याय है। ठीक। कात्यायन की वार्तिक है। ये क्या लिखते हैं साथियों? वार्तिक लिखते हैं। वार्तिक, वार्तिक लिखे हैं। और पतंजलि के साथियों क्या है? पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है।
ये बात ठीक है। आपको तीनों लोगों की रचनाओं को याद करना है। ये त्रिमुनि है, इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं देखिए, पाणिनि महाराज के अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों में। कात्यायन और वररुचि की कौन सी रचना है, वार्तिक है। पतंजलि का महाभाष्य है। इनको त्रिमुनि कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। अगला सवाल, संस्कृत में लकार कितने हैं? देखिए आपके सामने आ गया। अभी मैंने इसके पहले चर्चा आपसे की थी कि साथियों लकार के बारे में जानते रहिए। रीना जी ने जवाब दे दिया है, सचिन कुमार जी ने जवाब दिया है, ढेर सारे लोगों ने जवाब हमें दे दिया था। तो बिल्कुल सही बात, आप लोगों ने सही सही जवाब दिया है। और सवाल अगला आ गया आपके सामने, और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। संस्कृत में लकार कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 40 हैं। अब आपको उत्तर देना चाहिए। अभी हमने शुरुआत में ही चर्चा कर दी थी, जाने अनजाने में आपके सामने हमने चर्चा कर ही दी थी साथियों। तो इस कक्षा को साथियों थोड़ा सा आप लोग आगे तक बढ़ाएं, अच्छा लगेगा, ताकि हमारे और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके साथियों। संस्कृत में लकार कितने हैं? 5, 10, 20 और 40। ठीक है, 10 लकारों के साथियों 5 लकार। अब मैं आपको लकार साथियों लिखने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। लट लकार देखिए, आप देखिए लट लकार क्या है साथियों? लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लंग लकार, विधिलिंग, विधिलिंग लकार और लिट लकार। ये आपका हो गया भाई, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गया ना? 5 तो इसका उत्तर होगा क्या? नहीं। इसके बाद और कौन कौन से बच रहे हैं साथियों? इस बात को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, लिट लकार, ठीक है, ये टा है। लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, ठीक है, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, और कौन से साथियों है ये देखिए। लेट लकार ये वेदों में प्रयोग होता है प्रायः। लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार, हाँ हाँ, लिंग नहीं, लिंग, लिंग लकार, और लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लिंग लकार, और क्या साथियों बच गया आखिरी में? लुंग लकार एक और बन जाता है। कौन सा? लुंग लकार। अब देखिए, अब कितना हो गया साथियों? 5 ये था, 6, 7, 8, 9, 10। आपके लकारों की संख्या कितनी साथियों मिल गई आपको? लकारों की संख्या जो आपको मिलने वाली है आपके सामने आ चुकी है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लिट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लिंग लकार और लुंग लकार। ये साथियों आपको मिल गया है। 10 लकारों की आपको चर्चा हमने कर दी है। 10 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पुनः आकर के इसको लिख लीजिएगा, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप कर लीजिएगा साथियों। तो यहाँ लकारों की संख्या कितनी है? 10 लकार हैं। लकार कितने साथियों हैं? लेकिन 10 लकार हैं। लेकिन जो आपसे प्राय सवाल पूछा गया है, 99% क्या 100% सवाल जो पूछे जाएंगे आपसे, 100% सवाल यहीं से बनेंगे, इन्हीं 5 लकारों से। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार, इन्हीं से बनते हैं। इन 5 से नहीं बनते हैं। बड़े ऊंचे दर्जे की जो कक्षाएं हैं, जो ऊंचे दर्जे की परीक्षाएं हैं, उनमें सब आपसे सवाल सिर्फ इतने में से पूछा जाता है। प्रायः लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और लट लकार से, विधिलिंग से भी कम पूछे जाते हैं। इन्हीं 5 लकारों को आप तैयार करिएगा, इन्हीं के रूप, इन्हीं में से आपका काम हो जाएगा और पूरा काम हो जाएगा। एक भी सवाल आप बाहर नहीं जाएगा। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, ये देखिए आ गया। इतना बढ़िया भवभूत में लिखा है। भवभूत में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है आपसे पूछ दिया। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, भिन्न है पृथक पृथक श्रयते विवर्तान, भिन्न है पृथक पृथक श्रयते विवर्तान। अगली इसकी लाइन साथियों है, इसको लिखने वाला कौन है? इसको लिखने वाला कौन है? उत्तर रामचरितम में ये हमें मिलता है। और उत्तर रामचरितम को किसने लिखा है साथियों? महाकवि भवभूत ने लिखा है। नाटककार महाकवि भवभूत, महाकवि भवभूत।
किसने लिखा है? महाकवि भवभूत ने इस बात को लिखा है। किसमें लिखा है? उत्तर रामचरितम नामक नाटक में लिखा है। और कहाँ लिखा है? तीसरे अंक में लिखा है और 47वां श्लोक है। ठीक है, ये देखिए इतना तक, क्योंकि ये साथियों ऊपरी कक्षाओं के लिए है, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज, हायर, इन सब में ये सब पूछा जाता है। आपको मैं सारी बात बता दिया। उत्तरामचरितम एक नाटक है जिसको लिखने वाले हैं, कभी कभी आपसे पूछता है उत्तरामचरितम किसने लिखा है, तो आपको भवभूत मानना पड़ेगा। आपकी देखिए और कठिन सवाल पूछ दिया, एक श्लोक उठा के उत्तरामचरितम से पूछ दिया। एक और रसः करुण एवं निमित्त भेदात, कहाँ की पंक्ति है साथियों? ये उत्तर रामचरितम की है, तीसरे अंक की है, 47वां श्लोक है, महाकवि भवभूत की रचना है। अब आपसे पूछ सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम से कोई लाइन उठा के पूछ सकता है, मृच्छकटिकम से कोई लाइन उठा के पूछ सकता है, और स्वप्नवासोदत्तम से उठा के कोई लाइन पूछ सकता है। अब आपको पहले तो जानना जरूरी है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है साथियों? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है साथियों? कालिदास की रचना है ये। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? और इसको लिखा है महाकवि शूद्रक ने। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। अच्छा, स्वप्नवासोदत्तम किसने लिखा है साथियों? इसको नाटककार भास ने लिखा है। किसने लिखा है? भास, नाटककार भास। मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास, उत्तरामचरितम महाकवि भवभूत। सारी बातों को आप एक बार में जान लीजिए साथियों। चारों पांचों विकल्प आपके सामने है, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा साथियों। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें आपसे पूछता है नायक, नायक कौन है? नायिका तो देखिए शाकुंतलम मिल गई, एक सवाल अभी टेट में पूछा गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है, इसकी एक्ट्रेस कौन है? आपको कुछ नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। अभिज्ञान को छोड़िए, अभिज्ञान माने होता है अंगूठी, शाकुंतलम माने शकुंतला की अंगूठी। एक्ट्रेस कौन है इसमें? नायिका कौन है? नायिका या एक्ट्रेस, जैसे फिल्मों में एक्ट्रेस होती है, नायिका होती है, हीरोइन होती है, वैसे इस नाटक की हीरोइन या इस नाटक की नायिका या इस नाटक की एक्ट्रेस कौन है? शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये पुस्तक किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। उत्तरामचरितम किसने लिखा है? भवभूत ने लिखा है। और स्वप्नवासोदत्तम किसने लिखा है? भास ने लिखा है। नाटककार भास सबसे पुराने, पहले नाटककार कौन है? पहले संस्कृत के प्रथम नाटककार साथियों ये माने जाते हैं भास, सबसे प्राचीन नाटककार भास माने जाते हैं। ये सब दो चार सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बहुत गुड मॉर्निंग सचिन कुमार जी, रीना जी हैं, सब लोगों ने उत्तर जवाब हमें सही से दिया है। आइए सवाल अगला देखते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? संस्कृत में धातु रूप कहते हैं किसको? संज्ञा पद को कहते हैं। ये सवाल देखिए आपके लिए बढ़िया सवाल आ गया है साथियों। क्या होता देखिए कि कुछ सवाल आपके सामने ऐसे आते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो आपको आपने उसको फैक्ट रख लिया, आप पास हो गए। साथियों देखिए टेट और सीटेट में इतना ही अंतर है। सीटेट देखिए, ये सवाल क्या है? ये सीटेट का सवाल है। किसका है साथियों? ये सीटेट का सवाल है। मतलब सीटेट में आना चाहिए, सीटेट में नहीं, टेट में पूछा गया सवाल है। सीटेट की जो सीटेट जैसी जो परीक्षा है उसका नेचर साथियों ऐसे होता है, उसके सवालों की प्रकृति यही होती है। सवालों की क्या है? सवालों की प्रकृति ऐसे होती है जैसे आपसे पूछा है कि संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं। कितना बढ़िया सवाल उसने पूछा है। अगर आप व्याकरण पढ़े हैं, सिद्धांत थोड़ा पढ़े हैं, तो ये सवाल करना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा साथियों। कैसे? संज्ञा पद को कहते हैं, क्रिया पद को कहते हैं, कर्म पद को कहते हैं, विशेषण पद को कहते हैं। चार विकल्प आपके सामने, एक विकल्प का चयन करते हुए आपको जवाब देना होगा। धातु कहाँ लगती है साथियों? धातु रूप क्या है? गम धातु है। गम माने जाना, गच्छति वह जाता है, मैं पढ़ाता हूं, यहाँ पठ धातु है, पढ़ाने की क्रिया मैं कर रहा हूं। मैं पढ़ाता हूं या मैं पढ़ रहा हूं। अहम पठति, पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है भाई? क्रिया कहाँ हो रही है यहाँ पे? कलम चलाना क्रिया नहीं है। क्रिया, मुख्य क्रिया हमारी क्या साथियों है? क्रियापद क्या है? पढ़ना या पढ़ाना। पाठयति मैं पढ़ा रहा हूं, और पठति मैं पढ़ता हूं। अहम पठति मैं पढ़ता हूं। अहम ठीक है, मैं पढ़ाता हूं। अहम पाठ्यम ठीक है, अहम पाठयति। तो इस तरह साथियों कहने का मतलब हमारा ये था कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, यानी पठ धातु यहाँ क्रिया पद हमारी है। यानी क्रिया हमारा क्या है? पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या साथियों है? यही तो हम क्रिया कर रहे हैं। इसी क्रिया पद को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यही धातु रूप आकर के यहाँ पे चस्पा हो जाता है, लग जाता है। यही आपसे पूछने का उसका प्रयास है कि धातु रूप भाई आप रख लिए हैं, पठत पढ़ते पठन, पठत पढ़ते पठत, गच्छत गच्छते गच्छन, ठीक है, और पृच्छत पृच्छते पृच्छन। लेकिन आप क्या ये बता सकते हैं कि संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं?
क्रियापद को कहते हैं, संज्ञा पद को कहते हैं, कर्म पद को कहते हैं, विशेषण पद को कहते हैं साथियों। क्रियापद हमेशा होता है भू माने होना, पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, ठीक है, स्था माने ठहरना, सारी बातों को यह क्रियापद की बात यहाँ पे की गई है। अगर आप हमारी कक्षा साथियों आपको अच्छा लग रही है तो आप जरूर बताइएगा, ये कक्षा आप साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। आइए अगला सवाल, अनुनासिक वर्ण क्या है? अनुनासिक वर्ण यांग मरणम काका का घ न छ छ झ ञ ठ ठ ढ ड़ त थ ध न प फ ब भ म। ये क्या हो गया साथियों? यमगणना नाम नासिका च, अनुनासिक वर्ण ही कहलाते साथियों। ये आपके सामने आ गए हैं वर्ण, 4 हैं, 5 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। का खा गा घा ङा, आखिरी क्या हो गया साथियों? का खा गा घा न चा छा जा झा या टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। यानी जो आखिरी वर्ण 5वां है वो क्या होता है साथियों? अनुनासिक कहा जाता है। देखिए आप उसको बोल के देखिए, का खा गा घा ना, क्या साथियों हो गया? का खा गा घा ना, ठीक है, चा छा जा झा या। जो भी आप ये आखिरी वर्ण बोल रहे हैं साथियों, अनुनासिक का मतलब होता है कि अनुनासिक, ठीक है, जो नासिक, देखिए यहाँ पे नासिका, अनुनासिक, अनुनासिक कह सकते हैं, जो ऐसा वर्ण है जिसको जो हम बोलते हैं साथियों, तो बोलते समय उस वर्ण का उच्चारण देखिए, वो जो वर्ण निकलता है, देखिए प्रायः ना की तरफ से उसकी आवाज निकल रही है। आप बोलिए ना, ना बोलिए ना, या बोलिए या तो बोलेंगे नहीं आप तो या हो जाएगा, यहाँ वाला या हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोलना है आपको या, आपको बोला हड़ा टाटा ढा टाटा अड़ा मत बोलिए, टाटा ढा बोलते हैं उसको, अड़ा नहीं बोलते हैं। टा ठा डा ढा अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा। देखिए जब अड़ा बोल रहे हैं तुरंत नाक से आवाज निकल रही है। देखिए कभी कभी कुछ लोग गाना गाते हैं, देखिए अक्सर नाक से गाते हैं। कुछ गायक देखिएगा अभी आप देखें, कुछ लोग गाना नाक से गाते हैं, कुछ लोग गले से गाते हैं। गाने सब लोग गले से गाते हैं, लेकिन कुछ लोग गले से और नाक से दोनों से गाते हैं, ठीक है। तो जिसका नाक से आवाज निकली देखिए कब हो, तो वैसे ही यहाँ पे वर्ण आ गया न, या टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा न। तो ये देखिए पा फा बा भा मा कहते हैं, देखिए नाक से आवाज आ रही है आपको माँ। तो कहने का मतलब है अनुनासिक मतलब हो गया नासिका की सहायता से जो वर्ण निकलेंगे हम उनको अनुनासिक कहेंगे साथियों। अगर नाक से मुंह से सब सवाल आप समझ जाएंगे, एक सवाल आप सही कर लेंगे, आप परीक्षा में अंदर हो जाएंगे साथियों। शिक्षक भर्ती आएगी, आप शिक्षक बन जाएंगे और आपका जीवन जो है मंगलमय होगा, मजा करेंगे आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए साथियों। अनुनासिक वर्ण पूछेगा, अंतस्थ पूछेगा, ऊष्म पूछेगा, तो आपको बताना होगा। यहाँ हमने अनुनासिक बता दिया, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए। अंतस्थ साथियों कौन होता है वर्ण? अंतस्थ है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? या व र ला, ये कौन से वर्ण साथियों हैं? ये अंतस्थ वर्ण है। ऊष्म वर्ण आपसे पूछेगा, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं साथियों? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ठीक है, स स श ह श श श ह, ये कौन से वर्ण साथियों हैं? ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से साथियों हैं? ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये अंतस्थ वर्ण पूछता है या वा रा ला। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? श श श ह, 4 दे देगा, निम्न में ऊष्म वर्ण नहीं है, ऊष्म वर्ण नहीं है। श श श दे देगा, 1 डाल देगा ला, उसी में कौन से नहीं है? एक इसमें का उसमें, उसमें का इसमें डाल देगा। इसमें का जैसे आपके पास कार हो, कार का नेट ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर का नेट मोटरसाइकिल में, यहाँ का वहां सेट कर देगा, पूछेगा कार वाला कौन नहीं है। आपके घर मान लीजिए कार हो, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, कुछ ना हो, तो यहाँ का नट वहां, वहां का नट यहाँ, कस दीजिए आप, बाद में पूछिए कि कौन सा नट कहाँ का है, वही हालत है। पूछ लिया आपसे अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछ दिया, या अंतस्थ वर्ण नहीं है, या व रा और डाल देगा उसी में शा, या व रा और शा कौन नहीं है? ये तो ऊष्म का है, सा नहीं है। बस इस तरह साथी सवाल आपसे बन जाएगा। जिस दिन आप सवाल बनाना सीख गए उस दिन आप टेट में पास नहीं होंगे,
120 सवाल प्लस आप पा करके पास होंगे सम्मानजनक, और आप आकर के इसी चैनल पे आप हमको बताएंगे कि सर 120 सवाल से ज्यादा हो गया है। कहने का मतलब ये था, आपको मैंने बताने का प्रयास किया। उस वर्ण ये है, ठीक है, सारे वर्णों को आपकी चर्चा में कर दिया साथियों। आइए तो जल्दी सवाल करते हैं आज। अगला सवाल साथियों आपके सामने आ गया 22वां। उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति शब्द एक है, उसका विलोम क्या होगा ये आपको बताना होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, उन्नति का। तो साथियों उन्नति का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछ लिया गया। हाँ, तो उन्नति का विलोम साथियों क्या होगा ये पूछा गया आपसे। उन्नति का क्या होगा साथियों? अवनति होगा, ठीक है। ज्ञानम का साथियों क्या होगा? ज्ञानम होगा, ठीक है। और अपमान का साथियों, और अल्पायु का साथियों क्या होगा? दीर्घायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा साथियों। दीर्घायु जिसकी लंबी आयु हो जाए। और अगला सवाल साथियों पूछ लिया आपसे, दीर्घायु का हो गया, अल्पायु का हो गया, और आपसे साथियों क्या पूछा गया सवाल? सवाल नंबर 22वां, और अल्पायु का दीर्घायु, अज्ञानम का ज्ञानम, अपमान का सम्मान साथियों हो गया। अपमान का क्या हो गया? सम्मान हो गया साथियों। इस तरह सवाल आपको साथियों मिल चुका है। तो आइए साथियों फिर से हम लोग चलते हैं अपने उस कक्षा में जो हमारी अगली कक्षा साथियों आने वाली है। आपको हमने जितने भी सवाल कराए हैं, प्रत्येक सवाल का हर एक ऑप्शन आपको हम हल करवाएं साथियों। तो आइए जुड़िए हमसे, हमारी संस्था से। अगली जो कक्षा साथियों आपको मिलने वाली है, उस कक्षा का आप इंतजार करिए, और उस कक्षा में आपको ढेर सारे सवाल और भी मिलेंगे साथियों। और आइए देखते हैं फिर कल की कक्षा के लिए साथियों कुछ और छोड़ के चलते हैं। फिर अगली कक्षा में फिर मिलेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।